सिनेमा का प्रभाव, लेनिन ने 1919 में इसको पहचान लिया था और उन्होंने अपने देश में एक सरकार बनने के बाद एक फिल्म बोर्ड टाइप का मंत्रालय भी बनाया था, जो उनकी धर्मपत्नी उसको देखा करती थी। और उनका कहना था कि अगर हमारे समाज को कोई जोड़ सकता है तो वो सिनेमा जोड़ सकता है। लेकिन उसी दौर में गांधी जी हमारे देश में थे और गांधी जी का कहना था कि सिनेमा एक ऐसी विधा है जो युवकों को पथभ्रष्ट करेगी, उनको भटकाव की ओर लेकर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये द्वंद्व चला और जिस 1913 वाली फिल्म का आप उल्लेख करें तो पहली फिल्म के लिए हमें नायिका भी नहीं मिली, एक पुरुष से ही काम चलाना पड़ा। सालुंके को रखा था, लड़का था। तो सिनेमा ने अपने दम पर बहुत मेहनत की, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव क्योंकि हमारे समाज में बहुत था और उनके उस प्रभाव से के साथ टकराना वैचारिक दृष्टि से और शायद इतिहास में, मतलब अगर हम उसका थोड़ा सा अवलोकन करें तो आज़ादी के समय सिनेमा ने भी एक बहुत महती भूमिका निभाई पूरे देश को एक करने में। तो थोड़ा अगर उसके बारे में भी एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ विस्तार से बताएं तो। आपने एक जो सवाल गांधी जी का पूछा उसका ऐतिहासिक कारण है। गांधी जी जब स्वाधीनता का आंदोलन चला रहे थे तो उस समय पारसी थिएटर का बहुत जोर था, अतुल जी, अगर आप ध्यान करें, इतिहास को देखें। और पारसी थिएटर में बहुत सारी विदेशी लड़कियां आती थी उस समय एक्टिंग करने के लिए। और उस समय के समाज को याद करिए, 30, 35, 40 के समाज को, उस समय उन लड़कियों का कम कपड़ों में प्रदर्शन करना, उस इलाके के जो लड़के होते थे वो दीवाने हो जाते थे उनके। और गांधी जी ने ये महसूस किया कि उनके प्रभाव में बहुत सारे लड़के अपना काम काज घर बार छोड़ के जहां जहां वो नाटक जाते हैं उस दीवानगी में वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये अकारण नहीं था कि गांधी ने फिल्मों से उनका मोह भंग हुआ। और ख्वाजा अहमद अब्बास से लेके बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत अनुरोध किया। हालांकि सरदार पटेल ने बाद में फिल्म वालों की बड़ी मदद की। गांधी जी फिल्मों में कभी रुकावट नहीं बने। उन्होंने अपनी उपेक्षा भाव से फिल्म को प्रभावित किया। और ये शोध का विषय है कि क्या इसी कारण से फिल्म ने गांधी जी की उपेक्षा कर दी। हिंदी फिल्मों में गांधी पर कहां बनी फिल्में? बेन किंग्सले और रिचर्ड एटनबरो वाली फिल्म को अगर छोड़ दें तो गांधी जैसे महान व्यक्तित्व पे, हालांकि महान व्यक्तित्व को लेके हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत उदासीन भी रही, अब जाके थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी इस कारण से व्यथित थे फिल्म से कि वो पारसी थिएटर को और सिनेमा को एक जैसा मानते थे। और उसी दौर में कुछ अमेरिकन फिल्में आयात होके इंडिया आनी शुरू हो गई थी और अमेरिका में जो खुलापन था उसके लिए भारतीय समाज जीवन उस समय तैयार नहीं था। तो गांधी जी को पास जब ये सारी जानकारियां पहुंचती थी तो उनको लगता था कि हमारे युवाओं को पथ भ्रष्ट करने का ये एक तरीका है, क्योंकि उस समय शिक्षा का स्तर उतना उन्नत नहीं था। हम साक्षर उस लेवल पर नहीं थे जिस लेवल पर आज हैं। आज हम अपने भले बुरे की पहचान कर सकते हैं, लेकिन जिस अनुपात में आज नग्नता बढ़ी है ओटीटी के माध्यम से, उस पे भी तो लोग चर्चा करते ही हैं, उस पे भी बैन की मांग होती ही है। तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए गांधी जी उससे अलग थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात अब मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि स्वाधीनता के बाद दो धारा चली फिल्मों में। एक वो धारा थी जिसके प्रतिनिधित्व महबूब खान करते थे। और आप याद करिए महबूब खान की फिल्म किससे शुरू होती थी? महबूब खान की फिल्म शुरू होती थी हसिया और हथौड़ा के चिन्ह से। और हसिया और हथौड़ा जो था वो एक पार्टी विशेष का चुनाव चिन्ह होता था या विचारधारा विशेष को प्रतिबिंबित करता था। तो महबूब खान स्पष्ट रूप से बता देते थे कि वो किस विचारधारा के लिए फिल्म बना रहे। दूसरी विचारधारा एक चली जिसमें राज कपूर की फिल्म में पृथ्वीराज कपूर की का एक चित्र आता था जिसमें वो महादेव की पूजा कर रहे होते थे, शिवलिंग सामने होता था और श्लोक बज रहा होता था। ये दो धारा चली फिल्मों में। अब महबूब खान का एक अगला
की चीज और बताता हूं। हम लोग मदर इंडिया को लेके बहुत लहालोट रहते हैं, बहुत अच्छी फिल्म मानी जाती है। उसका मुझे लगता है कि समेकित मूल्यांकन होना शेष है अभी। उस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या वो फिल्म भारतीय समाज की प्रतिनिधि फिल्म थी या विचारधारा की प्रतिनिधि फिल्म थी। अब पहला सीन बता दिया आपको मदर इंडिया की, और अब दर्शकों के लिए और आपके लिए भी मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस फिल्म को एक बार फिर से देखिए और उस दृश्य को रोककर बार बार देखिए जिस दृश्य में सुनील दत्त को नरगिस गोली मार देती है। उसके बाद क्या होता है, गोली मारने के बाद खेत में जो पानी है उसमें उसका खून फैलता है और पूरा खेत लाल हो जाता है। गोली मारती है। गांधी के इस देश में, जब गांधी का बहुत प्रभाव था इस देश में, तब एक विचारधारा विशेष के जो अपनी फिल्म में पहला फ्रेम ये दिखाते हैं कि हथियार हथौड़ा लेके चलते हैं, उनका क्लाइमैक्स ये होता है कि जब तुम बंदूक जो है वो अपराध का या कुरीति का नाश करेगी और उसके बाद पूरी दुनिया लाल हो जाएगी। अब इसको अगर आप उनके पहले फ्रेम से जोड़ के देखिए तो, और सत्ता बंदूक की बैरल से आता है, उनके विचार को जोड़ के देखिए। इन तीनों चीजों को जोड़ के देखेंगे तो आपको यह फिल्म कैसी लगेगी कि विचारधारा विशेष की फिल्म है। मैं तो चाहता हूं कि इन चीजों पर फिल्म स्कॉलर्स, फिल्म हिस्टोरियंस चर्चा करें, क्योंकि आप फिल्म का बहुत गहरा प्रभाव होता है समाज पे। जो आप बात कर रहे थे, जब मैंने 20 में आपको टोका, वी शांताराम की फिल्म दहेज जब आई थी और बिहार विधानसभा में इस बात पर चर्चा हुई थी, जब बिहार में दहेज उन्मूलन कानून प्रस्तावित हो रहा था, तब कुछ सदस्यों ने इस फिल्म का उदाहरण देके कहा था, और कहा तो यहां तक जाता है कि उस समय दहेज उन्मूलन कानून बनाने की, दहेज विरोधी कानून बनाने की जो दिमाग में आया वो इनकी फिल्म को देख के आया। तो मुझे लगता है कि जो दो धाराएं चली सिनेमा में, एक राज कपूर की धारा चली जो अंत तक चली, जिसमें भारत और भारतीयता दिखती रही। लोग राज कपूर को लाख कहते रहे कि उनकी फिल्मों में भी एक विचारधारा दिखती है उनकी, भाई मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो विश्व युद्ध से अगर जोड़ के आप देखते हैं तो शैलेंद्र हैं ये शायद, तो टोपी लाल करते हैं क्योंकि रूस है, और जापान चूंकि हार रहा है इसलिए जूता करते हैं जापानी। तो ये आपको लग रहा होगा कि मैं दूर की कौड़ियां लेके आ रहा हूं, लेकिन इन बिंदुओं पर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि स्कॉलर्स को विचार करना चाहिए, जनता को देखना चाहिए। और वो जो जुबली सीरीज है, जुबली सीरीज ने तो पूरा खोल के ही रख दिया। या आप अगर देवानंद की आत्मकथा पढ़ें, रोमांसिंग विथ लाइफ, तो देवानंद जी ने भी अपनी आत्मकथा में बताया है कि किस प्रकार से भारत सरकार रूस के कहने पर कलाकारों का एक दल लेकर, जिसका नेतृत्व ख्वाजा अहमद अब्बास कर रहे थे, उनको लेकर रूस गई थी और तमाम कम्युनिस्ट देशों में उनको घुमाया गया था। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद भारतीय फिल्मों में वो जो दौर था 20-25 सालों का, जिसने अब ये अकारण है। अब आप बताओ, हिमांशु रॉय और देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज को जब आजादी के पहले आप अछूत कन्या बना रहे थे, उसमें अशोक कुमार और देविका रानी दोनों थी। हिमांशु राय जैसा आदमी जो अपनी पत्नी के सामने अशोक कुमार जैसे नोवाइस एक्टर को खड़ा करके और अछूत कन्या जैसी फिल्म बना देता है, उसको क्यों बर्बाद किया गया? क्या वो साजिशन बर्बाद किया गया उनको? और जो सीरीज जुबली थोड़ा संकेत भी करती है, उस वक्त का इतिहास नहीं लिखा गया। दिक्कत हमारे साथ ये हुई कि फिल्मोग्राफी तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन फिल्म हिस्ट्री उपलब्ध नहीं।